इसमें जो आता है वो आता है 4 पिस्टन कैलिपर वाला ब्रेक। स्पीड T4 में आपको मिलता है 2 पिस्टन कैलिपर वाला ब्रेक। क्यों ऐसा लोग बोलते हैं कि सिटी में आपको स्पीड T4 अच्छी चलेगी और स्पीड 400 आपको हाईवे पे यूज़ करनी चाहिए, बट टॉप एंड में ये गाड़ियाँ एकदम नेक टू नेक है। क्या उसका रीज़न है? जो रियर का स्प्रॉकेट है उसका चेंजेस बजाज ने जो किया है उसकी वजह से। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ ट्रायम्फ की सिबलिंग राइवलरी, ट्रायम्फ की स्पीड 400 और जो ट्रायम्फ की स्पीड T4 है, इन दो बाइक्स में। तो अगर आप इन दो बाइक्स में कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। अब आपने इंजन स्पेसिफिकेशन तो ऑलरेडी देख लिया होगा और हर कोई आपको यही बात कहेगा कि स्पीड 400 में 40 PS का पावर है, स्पीड T4 में 31 PS का पावर है, तो उसका टॉप एंड कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर आप सिटी फ्रेंडली बाइक चाहते हो तो आप स्पीड T4 की तरफ जा सकते हो, अगर आपका हाईवे रनिंग ज़्यादा है तो स्पीड 400 की तरफ आप जा सकते हो। क्या ये सही है? इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, इस बात पे ज़रा गौर कीजिए। सिर्फ स्पीड 400 में 40 PS का पावर है तो आप स्पीड 400 की तरफ जा रहे हो, तो आई थिंक यू आर डूइंग मिस्टेक इन दिस वन। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब ट्रायम्फ की स्पीड T4 और स्पीड 400, हालांकि उसमें 31 PS और 40 PS का पावर डिफरेंस है, बट टॉप एंड में ये गाड़ियाँ एकदम नेक टू नेक है। क्या उसका रीज़न है? जो रियर का स्प्रॉकेट है उसका चेंजेस बजाज ने जो किया है उसकी वजह से। ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो जो ट्रायम्फ की स्पीड 400 है उसमें आता है 43 टूथ वाला रियर का स्प्रॉकेट, जबकि T4 में उन्होंने दिया है 39 टूथ का। इसकी वजह से होता क्या है, आरपीएम जो है वो हालांकि 6000-7000 आरपीएम पे जब दोनों गाड़ियां जाती है, टॉप स्पीड जो है वो स्पीड T4 का ज़्यादा रहेगा वो आरपीएम पे, क्योंकि उसका जो पीछे का स्प्रॉकेट है वो छोटा है। तो बजाज ने और ट्रायम्फ में ये थोड़ा सोच समझ के किया है कि 31 PS पावर होके भी टॉप एंड उसका कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसके लिए जो इसका स्प्रॉकेट है वो छोटा है। तो अगर आप सिर्फ पावर फिगर देख के दोनों बाइक चूज कर रहे हो तो आई थिंक यू आर डूइंग सम मिस्टेक ऑन दिस वन। ओके, टॉप एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इन बोथ द बाइक्स। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँगा, दोनों भी गाड़ियाँ जो आती है वो सिंगल सिलेंडर है। तो हालांकि स्पीड 400 आपको 40 PS पावर ऑन द पेपर बोलते हैं, बट क्या वो रियली में 40 PS का पावर यूटिलाइज करता है? नहीं, क्योंकि जब सिंगल सिलेंडर इंजन आता है उसमें थोड़ा लिमिटेशंस होता है। देयर विल बी वाइब्रेशंस आफ्टर 130-140, और वो आप पूरा 40 PS का जो पावर लोग बोलते हैं ना, वो हमेशा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। सो इफ़ यू आर कंसर्न कि हाईवे पे क्या मेरी दोनों गाड़ियाँ एकदम सेम चलेगी, येस डेफिनेटली they'll go neck to neck। तो डिफरेंस आता कहाँ पे है? क्यों ऐसा लोग बोलते हैं कि सिटी में आपको स्पीड T4 अच्छी चलेगी और स्पीड 400 आपको हाईवे पे यूज़ करनी चाहिए? तो देखिए, पावर का जो डिफरेंस है वो तो है ही, बट जब आप उसको सिटी में यूज़ करोगे, स्पीड T4 का जो इंजन है वो थोड़ा काम है, क्योंकि 400 सीसी सेम कैपेसिटी होने के बाद भी उसको सिर्फ 31 PS का ही पावर जनरेट करना है। वो थोड़ा रिलैक्स है, उसके गियर रेशियोज थोड़े अलग है, उसका जो क्रैंकशाफ्ट है वो थोड़ा हैवी दिया गया है। तो बजाज ने क्या किया है, स्पीड T4 में जो आपका कैरेक्टरिस्टिक रहता है लो एंड टॉर्क बढ़ाने का, वो मिमिक किया है। तो इसके लिए वो गाड़ी सिटी में आपको एकदम ईजी मैन्यूवरेबिलिटी उसकी लगती है, क्योंकि लो एंड में उसको अच्छा खासा टॉर्क दिया है। तो इसके अलावा बाकी अगर इंजन कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन जिस तरह से बाइक को दोनों बिल्ड किया गया है एग्जैक्टली सेम है। बाइक के जो सिमिलरिटीज़ है, जैसे कि आगे पीछे आपको 17 इंच व्हील मिल जाएंगे। इंजन का कंप्रेशन रेशियो भी सेम है, सो 12:1 दोनों भी इंजन का कंप्रेशन रेशियो है। तो अब बात करते हैं मेजर डिफरेंशिएटर फैक्टर कौन से है इन दो बाइक में। सबसे पहला जो मेजर डिफरेंशिएटर है, जैसे ही आप दोनों बाइक देखोगे आपको पता चलेगा, एक में आपको अपसाइड डाउन गोल्डन यूएसडी फोक्स मिलते हैं, दूसरे वाले में टेलीस्कोपिक फोक मिलता है। अब रियलिटी में आप देखोगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि इन दोनों जो फोक है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये जो यूएसडी फोर्क है वो मैन्यूवरेबिलिटी जो है स्पीड 400 की वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। हाईवे पे भी वो एकदम स्टेबल फील होते हैं।
तो अपसाइड डाउन जो फोक्स है उसका एकदम सिंपल प्रिंसिपल है, जो वेट है वो आपके हाथ के पास आएगा, जितना वेट आपके हाथ के पास होगा मैन्यूवरेबिलिटी इसकी ईजी होती, जितना आप वेट उससे दूर लेके जाओगे थोड़ी सी आपकी वो टर्निंग में चलाने में थोड़ी सी बाइक हेवी फील होती है। ये एकदम सिंपल प्रिंसिपल है। तो यूएसडी फोर्क डज मेक अ डिफरेंस हाउ दीज टू बाइक्स आर हैंडल्ड। नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो है राइड बाय वायर की जो टेक्नोलॉजी है इनकी वो। अब राइड बाय वायर में क्या होता है ना, जो आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो मैनुअल नहीं रहता, एक छोटा ECU रहता है जो आपका फ्यूलिंग कंट्रोल करता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपको इंस्टेंट थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलता है बाइक में। तो जो पावर है स्पीड 400 में आपको ज़्यादा फील होती है, या फिर वो जो थ्रॉटल रिस्पॉन्सिवनेस जो मिलता है वो मिलता है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी की वजह से। तो स्पीड T4 में आपको राइड बाय वायर नहीं मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप राइड बाय वायर निकाल देते हो बाइक में से ट्रैक्शन कंट्रोल भी अपने आप हट जाता है। तो आपको स्पीड T4 में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अब आप बहुत सारे लोगों से पूछोगे, लोग बोलेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल तो यार इतना यूजफुल फीचर नहीं है नहीं है, दैट डजंट मेक सेंस। बुलेट की आज जो भी कोई आप गाड़ी देखते हो रॉयल एनफील्ड की, उसमें तो ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता, फिर भी वो गाड़ियाँ चलती है। बट डोंट डू दिस मिस्टेक। अब क्या होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS ये एकदम दो सेफ्टी टेक्नोलॉजीज है जो हर गाड़ी में मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। ABS जो है वो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ड्यूअल चैनल दोनों भी बाइक में है। ट्रैक्शन कंट्रोल की एब्सेंस में क्या होता है ना, जब आपकी बाइक का जो रियर का व्हील है वो अगर ट्रैक्शन लूज करता है तो इंजन का पावर कट ऑफ हो जाता है। तो ABS क्या करेगा, जो रियर का आगे का आपका ब्रेक है उसको लॉक नहीं होने देगा। बट अगर रियर का टायर ट्रैक्शन लूज करता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, बाइक आपकी स्किड हो सकती है। दिस इज अ वेरी मस्ट सेफ्टी फीचर यू शुड हैव। और देखिए 2025 में 2026 में हम लोग जा रहे हैं, और अब जाके अभी अगर आपको बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिल रहा, आई थिंक दैट इज रियली बैड। वो तो मतलब बाय डिफॉल्ट ही होनी चाहिए। मतलब बाइक जो है वो कॉर्नरिंग ABS कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल पे मूव हो गई, और आप ट्रैक्शन कंट्रोल जो नॉर्मल वाला है वो भी अगर बाइक में दे नहीं रहे तो देयर इज एन इशू। सो दैट कुड बी वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर यू। सो यस, ट्रैक्शन कंट्रोल और जो आपका राइड बाय वायर थ्रॉटल है वो आपको उसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चीज जो है जो T4 और स्पीड 400 को डिफरेंशिएट करती है वो है उसके टायर का जो टाइप है वो। अब नॉर्मल जो स्पीड T4 है उसमें आपको नॉर्मल प्लाई वाले टायर मिलते हैं, इसमें आपको रेडियल टायर मिल जाएंगे। तो रेडियल टायर का बेनिफिट ये है, थोड़े वाइडर भी है, उसका ग्रिप भी अच्छा है, हाई स्पीड पे भी वो एकदम स्टेबल रहते हैं। तो यस, इस मामले में भी स्पीड 400 T4 से थोड़ी आगे निकल जाती है। नेक्स्ट जो चीज जो इन दोनों बाइक्स को एकदम ही डिफरेंशिएट कर देती है वो है इमोबिलाइजर। स्पीड 400 में आपको इमोबिलाइजर मिलता है, मतलब उसकी जो की है उसमें एक चिप लगा हुआ है, जो एक रिसीवर है, आपका जो की होल है उसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ता रहता है। अगर आप ओरिजिनल की लगाओगे तभी आपका इंजन स्टार्ट होता है। एग्जैक्ट सेम कॉपी अगर मैं मेरी की बनाता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये फीचर आपको स्पीड T4 में देखने को नहीं मिलता। अगेन दिस इज वी आर कंसर्निंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बाइक। तो अगर आप बाइक पार करके जाते हो और कोई आपकी वायर से छेड़छाड़ करके बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, लॉक तोड़ने की कोशिश करेगा, स्पीड T4 का इंजन तो स्टार्ट हो जाएगा, स्पीड 400 का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो सेफ्टी एस्पेक्ट जो है वो स्पीड 400 में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज, अगेन दिस इज हॉट टॉपिक, जो है इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। अब आप किसी से भी पूछ लो, जो लोग स्पीड T4 यूज करते हैं, स्क्रैम्बलर यूज करते हैं, स्क्रैम्बलर XC यूज कर सकते हैं ना, उनके फ्रंट ब्रेक्स मतलब 1500, 2000, 2500 किलोमीटर्स में खराब हो जाते हैं। मतलब क्या, ब्रेक पैड्स खराब हो जाते हैं। तो अगर स्पीड 400 देखे तो ट्रायम की लाइनअप में ना, दिस इज द बाइक विच हैज द परफेक्ट ब्रेकिंग कॉम्बिनेशन। मतलब इससे अच्छा ब्रेक आपको बाकी दूसरी गाड़ी में नहीं मिलेगा। क्या इसका रीजन है, इसमें फ्रंट में आते हैं सिंटर्ड ब्रेक पैड्स, T4 में आपके मिलने वाले हैं ऑर्गेनिक। अब और एक जो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा डिबेट होती रहती है इस पे, कि क्या ट्रायम की जो स्पीड T4 है उसमें आप सिंटर्ड ब्रेक पैड लगा सकते हो। तो अगर ब्रेक्स हम देखें ना दोनों भी बाइक्स के, इसमें जो आता है वो आता है 4 पिस्टन कैलिपर वाला ब्रेक, स्पीड T4 में आपको मिलता है 2 पिस्टन कैलिपर वाला ब्रेक। तो उसका बाइट भी थोड़ा कम है। तो जो 2 पिस्टन है, दो तरफ यहाँ पे दो ये साइड से, और वो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं स्पीड 400 का। T4 में आपको सिंगल मिलेगा।
तो बाइट का पावर भी थोड़ा सा कम है। बट हालांकि जितना मैंने रिसर्च किया है, आप स्पीड T4 में सिंटर्ड ब्रेक पैड्स डाल सकते हो। तो यस, दैट इज एन अपग्रेड, बट इफ यू कंपेयर इट विद द स्टॉक बाइक, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस स्पीड T4 का उतना अच्छा नहीं है। तो अब आते हैं वन लास्ट फाइनल क्वेश्चन पे कि अगर आप स्पीड 400 और T4 में कंफ्यूज है, कौन सी बाइक आपके लिए सही रहेगी। तो इसके लिए आपका यूसेज आपको देखना पड़ेगा, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। मेजरली आप सिटी में ही चलाने वाले हो और आपका डेली पर्पस जो बाइक का है वो है कम्यूट करना, तो कम्यूटिंग में स्पीड T4 जो है वो थोड़ी बेटर परफॉर्म करेगी, क्योंकि उसको कम पावर जनरेट करना है। इंजन हीट जो है उसमें स्पीड 400 के मुकाबले थोड़ी सी कम होगी। एडवांस फीचर आप मिस करोगे, बट अगर इफ़ यू हैव नॉट डीप इनटू दैट राइडिंग वाला थिंग, स्पीड T4 विल बी सफिशिएंट फॉर योर डेली यूसेज। हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट राइड पे आप जाने वाले हो आसपास कहीं पे, दैट विल कीप यू हैप्पी। बट इफ़ यू वांट टू डू लॉन्ग टूरिंग, आपको परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए, आपको हाई स्पीड भी करना है, आपको सिटी में भी एकदम परफेक्ट बैलेंस होने वाली बाइक चाहिए, आपको सारे एडवांस फीचर्स भी चाहिए और आप सेफ्टी भी चाहते हो अपनी बाइक में, तो आई थिंक 50,000 रुपीज़ इन दोनों बाइक के बीच में प्राइस का डिफरेंस है, विच इज़ नॉट दैट मच। अगर you have a budget, you can definitely go for the Speed 400, but if you are tight on the budget and बाकी सारे एडवांस फीचर आपको नहीं चाहिए, मेजरली आप दूसरी गाड़ियाँ देख रहे हो जैसे कि होंडा की CB350 RS हो गई, या फिर रॉयल एनफील्ड की क्लासिक, या फिर मीटियोर, इन गाड़ियों से अगर आप कंपेयर कर रहे हो ट्रायम्फ की स्पीड T4 को, आई वुड सजेस्ट T4 इज़ अ बेटर ओवरऑल पैकेज, क्योंकि उसका बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, everything is better if you compare with the other competitors। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप मैंने आपको इनफ क्लैरिटी दी होगी इन दो बाइक्स के बीच में। इसके बाद भी अगर आपके कुछ सवाल है इन दो बाइक्स के बीच में कौन सी लेनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।